हीट, हीट के लिए बहुत सा एक और वर्ड है हीट के लिए, वो मैं बताता हूँ। हीट को लिए ना एक और, ये केमिस्ट्री से लिंक है ना, तो हीट को ना इंथैल्पी भी बोलते हैं। ये एक और नया वर्ड है हीट के लिए, ठीक है। और हीट को एक कैपिटल एच सिंबल से, डेल्टा कैपिटल एच सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जरा याद रखना। और हीट तुम्हें पता ही होगा, हीट एक फॉर्म की एनर्जी होती है। तो अगर हीट एनर्जी है तो हीट और एनर्जी के लिए अलग अलग वर्ड क्यों है? तो इसका रीजन है कि जो एनर्जी है वो कहीं से भी ट्रैवल कर सकती है, इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। पर जो हीट होती है उसके लिए मीडियम रिक्वायर होता है, ठीक है चिराग। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम मतलब ट्रैवल करने के लिए कुछ साधन चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर घर में देखे जाए तो मम्मी जब चम्मच से खाना बनाती है या अपन स्पून का इस्तेमाल करके कुछ सूप पीते रहते हैं, तो क्या होता है, वो जो स्पून यहाँ की जो गर्मी है, जब स्पून लेते हैं में कुछ लिक्विड लेते हैं, तो वो लिक्विड का जो हीट है वो धीरे धीरे ट्रैवल होता है और हमारे हाथों तक पहुंचता है ना। तो इसका मतलब क्या, जो हीट होती है वो ट्रैवल करती है, और ट्रैवल के लिए क्या चाहिए? मीडियम। तो यहाँ पे ये जो चम्मच है, स्पून है, ये क्या है? हमारा मीडियम है। अंडरस्टूड? तो हीट बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती, इसके ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? तो सवाल है कि हीट और टेम्परेचर में फर्क क्या है। एकदम आसान है। हीट फॉर एग्जांपल, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो जाहिर बात है वो हर चीज को टच करके देखना पसंद करता है ना। तो जब पहली बार वो कोई गर्म चीज को देखता है तो उसको पता नहीं होता है वो चीज गर्म है ना। और वो क्या करता है, उस चीज को ऐसे टच कर लेता है। जैसे वो सुरसुरी होती है ना दिवाली की, उसको भी देखो ना, बच्चे टच कर लेते हैं। छोटे बच्चे को लगता है अरे क्या है, खूबसूरत लगता है ना, तो लोग टच कर लेते हैं। टच करने के बाद क्या, रोना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, रोते क्यों है? क्योंकि उसको टच करने के बाद चटका लगता है। तो हम लोग कोई भी चीज को, हीट एक्चुअली क्या है, ट्रांसफर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो क्या होता है, जो हीट है यहाँ पे गर्म, जैसे हम टच करते हैं तो वो गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफर होती है। तो हमें ये तो पता ही है कि कोई भी एनर्जी कैसे ट्रांसफर करती है, हाई से लो की तरफ, है ना। तो बिल्कुल हीट भी ऐसी करती है। वो क्या करती है, जहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है वहां से वो लो गर्मी, हमारा हाथ ठंडा होता है, जैसे हम टच करते हैं तो वो गर्मी हमारे हाथ में आ जाती है। ज्यादा होने की वजह से हमारा जो टिश्यू है वो उसे झेल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो जल जाता है। अब आते हैं, हीट का मतलब तो समझ में आ गया। अब टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? तो टेम्परेचर एक डिवाइस होता है, एक तरीका होता है जिसके जरिए हम लोग हीट को मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं उसे टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर से हम मेजर करते हैं। जैसे अगर मैं किसी चीज को टच करता हूँ तो वो चीज कितनी गर्म है, कितनी हॉट है, कितनी ठंडी है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे को आइसक्रीम की एग्जाम्पल लूँ, तो आइसक्रीम कितनी ठंडी है वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए मेरे को डिवाइस यूज करना पड़ेगा ना। अरे ये इतनी ठंडी, कितनी ठंडी, कितनी ठंडी। तो तुम बोलोगे हाँ हाँ सर मैंने मेजर किया तो पता चला 10 डिग्री सेल्सियस से ठंडी है। हाँ अब समझ में आ रहा है कि ये इतना ठंडा है। अभी मान लो चाय का कप मैं देता हूँ तुमको, और मैं बोलूंगा बताओ चाय कितनी गर्म है, तो तुम बोलेगे सर बहुत गर्म है। बोला नहीं नहीं, कितनी गर्म, मुझे ये तो पता है ये हॉट है, पर कितना? तो तुम बोलेगे सर ये 100 डिग्री सेल्सियस है। बोलूंगा अच्छा अच्छा ऐसा है, समझ में आया डिफरेंस क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसफर? क्या क्या तरीके होते हैं हीट ट्रांसफर करने के? तो बोलते हैं हीट जो है ना, वो सॉलिड से भी ट्रांसफर हो सकती है, लिक्विड से भी ट्रांसफर हो सकती है, और गैस से भी ट्रांसफर हो सकती है। ये तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती है। ये हो गए वो तीन ट्रांसफर के वे। In the previous standard, we have learned about heat and different types of heat transfer. We also perform few experiments related to expansion and contraction. Expansion contraction बोलते कि जब कोई चीज गर्म होती है ना तो फैलती है, फैलने को एक्सपांशन बोलते हैं। और कोई चीज को जब ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। बोलते ये जो बिहेवियर है ना, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में देखा जाता है। We have learned about difference between the heat and temperature. We have also seen how temperature is measured by using a thermometer. तो टेम्परेचर नापने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। जैसे हम लोग भी बीमार पड़ जाते हैं तो मम्मी क्या करती है, मुंह में या बगल पे थर्मामीटर ठूंस देती है। तो थर्मामीटर क्या करता है, हमारा टेम्परेचर कितना हम हॉट है वो मेजर करता है। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा आया, 100 डिग्री नहीं फ़ारेनहाइट से, तो हमें बुखार
डिटेक्ट हो जाता है ना। 98 भी हुआ तो हम बुखार बोल देते कि बच्चे को बुखार है। कॉन्सेप्ट लाइक लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट क्या है? फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी, specific heat capacity are related to certain phenomena experienced by us in our day to day life. Let us learn. तो ये सब क्या चीज है, तो इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है ना। तो चलो शुरू करते हैं। ट्राइथिस। ट्राइथिस में क्या किया गया है? एक बीकर है ना। इस बीकर के अंदर आइस डाला गया। अब आइस के ऊपर थर्मामीटर लगाया। अब तुम्हें पता है थर्मामीटर इस बीकर में क्यों लगाया? ताकि टेम्परेचर के बदलाव, और उसको हीट कर रहे हैं। हमें पता है कि जब कोई चीज ठंडी होती है, बर्फ होती है, तो उसका टेम्परेचर 0 होता है, और जब कोई चीज मेल्ट होकर उबलने लगती है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। वो टेम्परेचर जिस चीज में कोई चीज आइस में, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है ना। तो अब जाहिर बात है जैसे जैसे हम हीट करेंगे तो ये जो बर्फ है वो पिघलने लगेगी और पानी में कन्वर्ट होगी। सारी बातें पिघलने और कन्वर्ट होने में जो स्टेट बदल रहा है सॉलिड से लिक्विड में, उसमें टेम्परेचर में भी तो बदलाव आ रहा है, राइट। तो टेम्परेचर चेंज होगा, उसको हम लोग नोट करेंगे थर्मामीटर से कि कितना टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? पिघलते वक्त 0 से बढ़ेगा, 0 से लेकर 100 डिग्री पे जाके वाटर का जो टेम्परेचर वो स्टॉप हो जाता है। ओके, तो अब इसे ग्राफ से समझते उसी चीज। तो ग्राफ में मैंने एक साइड टेम्परेचर लगाया, एक साइड टाइम दिया है, बरोबर। अब यहां तक चीजें नॉर्मल है, राइट। इससे ज्यादा जो पानी का टेम्परेचर वो नहीं जाता है, बरोबर। नीचे वाला हिस्सा ठंडा, अपर पार्ट इज हॉट। लोअर पार्ट टाइम को बता रहा है। जाहिर बात है कोई भी चीज में जो बदलाव आता है ना, वो टाइम के बेस पे ही आता है। वक्त बदलता है उस हिसाब से चीजें गर्म होती है। ऐसा नहीं कि तुमने एक डेगची है वो गैस में रखते हो सट से गर्म हो गई, नहीं यार, टाइम लगता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम। तो टाइम के बेस पे हर चीज होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब तुमने आइस टू वाटर कन्वर्जन हुआ तो 2 मिनट लग गए, 4 मिनट लग गए। 2 से 4 मिनट में ना कोई बदलाव नहीं आया, तुम्हारा जो पानी था वो ठंडा ही था। पर 4 मिनट के बाद जब 6 मिनट हुआ तो 6 मिनट में तुम्हारा जो पानी है वो 10 डिग्री तक ठंडा था। फिर जैसे ही 6 मिनट से 8 मिनट पे पहुंचे तब तुम्हारा जो पानी था, जब 8 मिनट पहुंचे तो तुम्हारा पानी कितना ठंडा था? 20। हमें पता है 20 डिग्री तक पानी ठंडा ही रहता है। फिर जब तुम 10 मिनट पे पहुंचे तब पानी कितना गर्म हो गया? 40 डिग्री गर्म हो गया। जब 12 मिनट पे पहुंचे तो 50 डिग्री, 16 मिनट पे पहुंचे तो 70, है ना। देखने का तरीका समझ में कैसे हो रहा है? तो अगर मैं देखिए ध्यान दूं तो ग्राफ टाइम के हिसाब से, जितना टाइम बढ़ा है उतना ही टेम्परेचर बढ़ा है। यानी दोनों चीज, टेम्परेचर और जो टाइम है वो दोनों बराबर ही से बढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों बराबर है, जितना ये बढ़ा है उतना ये बढ़ा है। फिर बाद में क्या होगा? जैसे ही कितना मिनट हो गया, जैसे 22 मिनट होगा, 20-22 मिनट, तब मेरा टेम्परेचर क्या रहेगा? 100 डिग्री से। ये लाइन मैंने क्यों खींच दी? ये बताने के लिए कि अब टाइम बढ़ने के बाद भी अब मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बजाय बढ़ने के स्टेबल हो जाएगा, है ना। 100 डिग्री पे ही रुक जाएगा। फिर 34 मिनट हीट करो या 1 घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क क्या पड़ेगा? उबलने के साथ साथ वो किस में कन्वर्ट होगा? भाप में। भाप को क्या बोलते हैं? वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो आई होप ग्राफ तुमको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। इजी है ग्राफ समझ, है ना। अब नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी है जो हम लोग को जरूरी है जानना। जैसे देखो पहला वर्ड यहाँ पे कुछ लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसमें तुम्हारा आइस आर कन्वर्टेड इनटू वाटर। आई होप इजी डेफिनेशन है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर हो जाए उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। चलो और डेफिनेशन ढूंढते, कुछ और डेफिनेशन है। अरे देखो एक और है डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटर और नीचे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चले पहले लेटेंट हीट क्या, तो यहाँ से डेफिनेशन देखो, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब क्या बोलने का कि मेरे पास मान लो एक बर्फ का टुकड़ा है ना। अब जाहिर बात है जब इस बर्फ के टुकड़े को फ्रीजर से मैं बाहर रखूंगा तो इसको आंख बना लेते पहले ताकि अच्छे समझे। तो जैसे ये बाहर आएगा ना तो ये बाहर की जो एनर्जी है, जाहिर बात है इस बर्फ के लिए बाहर का जो टेम्परेचर वो गर्म है, तो ये क्या करेगा? बाहर हमें पता है एनर्जी कैसे बहती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बहती है ना हमेशा। तो ये कैसा है? लो टेम्परेचर है इसका, बर्फ का, और बाहर का टेम्परेचर कैसा है? हाई है। तो एनर्जी कैसे बहेगी? हाई टेम्परेचर से लो। तो सारी जो एनर्जी वो है किसकी तरफ भागेगी? सब बर्फ की तरफ भागेगी। अरे भागो भागो, बर्फ एकदम ठंडा है,
तो सब इसको ना कर तरफ आएगी और इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी। जैसे इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो इसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सॉलिड जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नया वर्ड है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक वर्ड हम यूज करते हैं ना, एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल क्लास में ना 2 स्टूडेंट, एक समीर है और एक चिराग है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कल तुम लोग को एनी हाउ ये होमवर्क करके लाना है, ठीक है। ऐसा बोलने के बाद मैं बोलूंगा स्पेसिफिक समीर तुम्हें तो करके ही लाना है। स्पेसिफिक मतलब मैं एकदम स्पेशली उस पर ध्यान दे रहा हूँ, है ना। तो स्पेसिफिक मतलब का मतलब समझ में आया, हम किसी चीज का एग्जैक्ट बता रहे हैं कि वो कितना एब्जॉर्ब करेगा। तो चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझ में आएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब जो सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है ऑफकोर्स रहेगा, बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। एक पर्टिकुलर मास में अपने को सॉलिड दिया है और वो पूरा पर्टिकुलर मास सॉलिड कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, लिक्विड फेज में, तो इसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूज का मतलब होता है मिलना, मिलना या मेल्ट होना, अंडरस्टूड। तो मैं अगर मेरे पास मान लो बर्फ है और वो बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, या मान लो मेरे पास वैक्स है, वैक्स बोले तो मोम है, और उसको मैं पिघला दूं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मैंने क्या किया, उस मोम के साथ फ्यूजन किया। फ्यूजन में क्या होता है, चीजों को हम पिघलाते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा चिराग। और ये ऊपर जो ग्राफ दिया है उसका एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, है ना। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ग्राफ क्या बोलना चाह रहा है, सिर्फ हम लोग डेफिनेशन ढूंढेंगे। अगर कोई डेफिनेशन है तो हम लोग देख लेंगे। देखो एक और डार्क बोल्ड लेटर में स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास लिक्विड है और उस लिक्विड को मैं इतना बॉईल करूं कि उसके सारे लिक्विड वाटर पार्टिकल गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, स्पेसिफिक को मतलब मान लो कि मेरे पास 1 लीटर बॉटल में पानी है, अब मैं उसको गर्म करके वो पूरे 1 लीटर पानी को गैस में कन्वर्ट कर दूं, तो उसको मैं बोलूंगा स्पेसिफिक, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कितना स्पेसिफिक मतलब मुझे पता है कितना एग्जैक्ट दिया गया है लिक्विड, और उतने एग्जैक्ट लिक्विड को मैंने कन्वर्ट कर दिया गैस में। आई अंडरस्टूड। अब जाहिर बात है जो बारिश हो रही है, रेन है, ये अच्छी एग्जांपल है वेपराइजेशन की। इसमें भी यही हो रहा है ना, समुद्र का पानी गर्म होने की वजह से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद बारिश होती है ना। वो तुम्हें पता है क्या, डिफरेंट सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग अलग होता है। अजीब है ना। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है और बॉयल कितने पे होता है, 100 डिग्री पे। इसके अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो ये होता है 333 किलोजूल पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के लिए 333 किलोजूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर कैलोरी से कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 80 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेपराइजेशन की एनर्जी कितनी चाहिए। तो वेपराइजेशन जाहिर बात है, अगर पिघलाने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी तो उस चीज को भाप बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 2256 किलोजूल पर किलोग्राम और 540 कैलोरीज पर ग्राम। ऐसा क्यों लिखते हैं, ये बताने के लिए कि 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरीज चाहिए। समझ में आया, ये 2 रेशो का मतलब कैसे रीड करते हैं। तो इसी तरह से कॉपर का भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिया है। इथाइल का कुछ का तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखो नेगेटिव में जा रहा है। अल्कोहल को मेल्ट होने के लिए नेगेटिव टेम्परेचर लगता है, यानी 0 के भी बिलो, राइट। इसी तरह गोल्ड, सिल्वर एंड लीड का भी यहाँ पर दिया हुआ है। चलो यूज योर ब्रेन, ब्रेन में क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ेंगे, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। यहाँ पर एक वर्ड है, क्या ना वर्ड है, रिजिलेशन। रिजिलेशन होगा, you may have seen the preparation of an ice ball. Ice ball. You have seen the preparation of ice ball. First, an ice slab is shredded. Ice slab बोले तो ये है ना, ये ऐसा रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, इसको ice slab बोलते हैं। And the shredded ice is pressurized.
और बोलते हैं एक शेडेड जगह रहेगी उसको प्रेशराइज करेंगे। शेडेड मतलब मान लो मैंने यहाँ से एक लाइन खींची और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, थ्रेड लगा दिया है, ठीक है, थ्रेड बोले तो धागा लगा दिया है। इज प्रेशराइज अराउंड द टिप ऑफ द स्टिक टू प्रिपेयर द आइस बॉल। हाउ डज द shredded ice converted into solid ice ball? If two small piece of ice, ये एक्टिविटी लग रही है मुझे। If two small piece of ice are taken and pressurized against each other for a while, they stick to each other. Why does this happen? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लो मेरे पास एक आइस बॉल है, आइस बॉल जैसे स्नो में खेलते रहते ना बच्चे, ऐसा आइस बॉल बनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं लोग, छोटा सा आइस बॉल लेते हैं, फिर एक और आइस बॉल लेते हैं और दोनों को ना साथ में चिपका देते हैं। जब स्टिक करते हैं ना तो बड़ा आइस बॉल बन जाता है। तो ये सब साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि दो आइस बॉल जुड़ कैसे जाते हैं आपस में, तो वो जो हैपनिंग है ना उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, पुट अ स्लैब ऑफ आइस, एक आइस स्लैब ले लो, उसको दो इक्वल वेट में दोनों साइड के बीच में एक थ्रेड से वेट लटका दो। वेट कितना भी ले सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। वेट मैंने एंड में लगाया है दोनों के थ्रेड के। अब जारी बात है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या तुमको यहाँ ऑब्जर्व दिख रहा है यहाँ पे? इट इज ऑब्जर्व दैट द वायर ग्रेजुअली पेनिट्रेट द आइस स्लैब। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वेट आइस को पे प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है। आफ्टर सम टाइम द वायर कम आउट ऑफ द लोअर सरफेस। कुछ देर के बाद ये होगा कि दबाव की वजह से वो हिस्से का बर्फ का उतना हिस्सा कट जाएगा और ये धागा धीरे धीरे अंदर की तरफ पहुंच जाएगा। ओके, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक। यहाँ पे आइस ब्रेक नहीं होगी। यहाँ पर ये जो स्टोन है, जैसे धागा पहले किधर पे था, ऊपर, ये देखो ये आइस है। ओके, पहले धागा यहाँ ऊपर रहेगा, फिर कुछ देर के बाद वो धागा अंदर पहुंच गया, तो ये काटते हुए अंदर पहुंचेगा। लेकिन जब काटते हुए अंदर पहुंचेगा ना तो ऊपर का जो कटा हुआ हिस्सा है ना वो वापस जुड़ जाएगा, समझ रहे हो, और धागा बीच में आ जाएगा। अंडरस्टूड? द फिनोमिना इन विच आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, थ्रेड के जरिए हम लोग इस पे आइस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे वहां की जो आइस है वो मेल्ट हो जा रही है। पर जैसे ही थ्रेड अंदर की तरफ जा रहा है तो वो मेल्ट आइस वापस से किस में कन्वर्ट हो जा रही है, आइस में, एंड रीकन्वर्टेड इनटू आइस। तो यहाँ पे देखो वर्ड लिखा है कि वो जो मेल्टिंग लिक्विड है वो रीकन्वर्ट हो रही है वापस किस में, आइस में। वंस द प्रेशर इज रिमूव, जारी बात है थ्रेड अंदर की तरफ चला गया तो वहां का प्रेशर हट गया, तो प्रेशर रिमूव होने पर वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, रीजलेशन। तो तुमने पिक्चर देखी है, टर्मिनेटर देखी पिक्चर? नहीं देखी होगी। आइज एज देखी, आइज एज मूवी? हाँ हाँ। तो उसमें देखो ना वो जो पीछे पड़ा रहता है ना, वो सीट के एक एनिमल रहता है, ऐसे नाक रहती बड़ी सी, है ना, ऐसे दांत रहते हैं, है ना, पूरा टाइम किसी चीज के पीछे पड़ा रहता है ना। तो वो याद है, ऐसा आइस के बीच में एक न वो खुला रहता है, तो उसमें जैसे गिर जाता है ना, गिर जाता है, तो गिरने के बाद तुमने ऑब्जर्व किया वो जो हिस्सा खुला हुआ रहता है उसके ऊपर कांच की परत आ जाती है, सॉरी ग्लास की परत आ जाती है। ग्लास मीन्स आइस की परत आ जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो जब वो गिरता है उस वक्त वहां पे लिक्विड रहता है, पर जब प्रेशर वहां से चला जाता है तो वो जो लिक्विड वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रीजलेशन। तो रीजलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाँ आप किसी भी आइस को जब तक प्रेशर दोगे तब तक वहां का आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो प्रेशर हट जाएगा तो वो आइस दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, रीजलेशन। तो तुम्हें यहाँ पे कैसा फील होगा पता है, मैजिक जैसा लगेगा कि तुमने थ्रेड को अंदर डाला कैसे, मतलब तुम्हें ना वो जो थ्रेड है ना वो आइस के अंदर ऐसा दिखाई देगा। तब इस क्वेश्चन का ये आइस के अंदर थ्रेड डाला कैसे गया, ये बिल्कुल वैसे रहेगा जैसे हम लोग वैक्स कैंडल खरीदते हैं ना, तो वैक्स कैंडल के अंदर जो थ्रेड रहता है अंदर पूरा, तो हम लोग सोचते हैं ना ये वैक्स के अंदर बीच में थ्रेड डाले कैसे ये लोग ने, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही केस इस आइस के अंदर होगा, आइस के अंदर तुम्हारा थ्रेड पड़ा रहेगा। अंडरस्टूड रीजलेशन? ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। बोलते कि जब थ्रेड डालोगे ना तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों ये 0 डिग्री हुआ, क्योंकि तुमने प्रेशर अप्लाई किया। दिस मीन्स दैट 0 डिग्री सेल्सियस द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। यानी 0 डिग्री सेल्सियस में एक आइस सॉलिड फॉर्म में भी रहती है और लिक्विड फॉर्म में भी रहता है।
As soon as the pressure is removed, the melting point of ice is restored to 0 डिग्री सेल्सियस and water get converted into ice. अब 0 डिग्री से आगे बढ़ने में वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, पर जैसे ही प्रेशर हटेगा तो वापस वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री होगा और वापस से वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, क्लियर है? आगे बढ़ते ब्रेन क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा समझते क्या बोलना है। इन जनरल व्हेन लिक्विड इज हीटेड, अब जारी बात है कोई लिक्विड को हीट करोगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो वो लिक्विड एक्सपांड करता है, सही है कि नहीं? चला तो एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी ने एक बर्तन में क्या डाली कि अमूल, कौन सा दूध पीते? अमूल। हाँ चिराग, अमूल पीते हैं। चलो मान लेते हैं मिल्क डाल दिया। अब मिल्क डालने के बाद चलो अच्छा है, अमूल पीते हैं ना। अब इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होगा तुम्हें पता है? वो जो दूध है वो धीरे धीरे से ऊपर आना शुरू हो जाता है ना? अब दूध तो इतना सा डाला था वो उबलता है और अगर ध्यान नहीं देंगे तो उबल उबल के बाहर भी गिर जाता है ना? होता है कि नहीं ऐसा? चला बर्तन में तो यहाँ तक ही दूध था तो ये उबला कैसे? तो यही तो साइंस यही तो बोल रहा है ये होता क्यों है। तो इसका मतलब क्या है पता है क्या? साइंस बोलता है कि अगर आप किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो हीट करने पर वो जो दूध था वो एक्सपांड हुआ, फैलेगा तभी तो बाहर आएगा, बरोबर ना? तो यहाँ पर दूध क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांशन की वजह से वो फैल गया। एक और एग्जांपल समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझेगा। मान लो तुम कोल्ड ड्रिंक पीने तो जाते हो बाहर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है? सोडा होता है। कोल्ड ड्रिंक मान लो इतना सा है, अब तुम उसको शेक करो, शेक करने पे क्या होगा? उसमें से सोडा निकलेगा और सोडे के साथ पूरा लिक्विड ऐसा बाहर झाग के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? शेक करने पर सोडा और जब टेम्परेचर अंदर जा रहा है चीज गर्म हो रही है और गर्म करने पर चीज क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर एक चीज क्या पता चली कि अगर किसी लिक्विड को आप गर्म करोगे, गर्म करने पे वो फैलती है और ज्यादा जगह लेने के चक्कर में वो बाहर आ जाता है। अंडरस्टूड? तो ये काफी नई जानकारी होगी तुम्हारे लिए। और व्हेन इट्स कूल, बोलते हैं अगर किसी लिक्विड को ठंडा करें तो, अरे कॉमन सेंस है, तुम एक काम करो ये इतना सा मिल्क को ठंडा करो तो ये मिल्क इतने में ही बर्फ बन जाएगा। तो हम लोग करते हैं ना, छोटे से कप में दूध लेते, शक्कर पुट करते और फ्रीजर में रख देते, कुछ देर के बाद निकालते तो हमारी एक आइसक्रीम बन जाती है ना? मिल्क आइसक्रीम कभी किए कि नहीं ट्राई? मिल्क आइसक्रीम। हाँ चला, एक कोई भी मेटल वाले कप में दूध डालो, शुगर डालो और उस पर स्पून डाल दो। स्पून तुम्हारा स्टिक का काम करेगा। फ्रीज में 1-2 घंटे के बाद निकालोगे ना तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी स्पून ऐसे चिपकी हुई रहेगी और जब तुम खाओगे ना एकदम आइसक्रीम जैसा टेस्ट आता है। सही है ना? तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ठंडा करने पर चीज फैलती नहीं है बल्कि क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना होता है, उल्टा और कम जगह लेती है। राइट? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं? वाटर हाउएवर शो अ स्पेशल एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर। पर वाटर कुछ अजीब ही बिहेवियर देता है। रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए? गर्म करने पर फैलना और ठंडे करने पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर वाटर अलग बिहेवियर देता है। इफ यू हीट वाटर, पर अगर आप वाटर को 0 से 4 डिग्री तक हीट करोगे तो बजाय वाटर एक्सपांड होने के लिए क्या होना चाहिए? 0 to 4 डिग्री में एक्सपांड होना चाहिए ना वाटर, पर बजाय एक्सपांड होने के वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होएगा। अजीब है कि नहीं? ये काफी स्ट्रेंज बिहेवियर है पर ये रियलिटी है। एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम, मतलब 4 डिग्री पे इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर, बोलते हैं अगर 4 डिग्री से ज्यादा हीट किया तब जाके जो वाटर है वो एक्सपांड होगा। तो ये जो बिहेवियर है ना 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर काफी अजीब बिहेवियर दे रहा है। इसी बिहेवियर को क्या बोलते हैं? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। समझ में आया? कि हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीज एक्सपांड होती है, पर वाटर उल्टा करता है वो बिहेवियर। मान लो तुम्हारे पास 1 किलोग्राम पानी है, ठीक है, और तुम उसको हीट कर रहे हो। शुरुआत में टेम्परेचर 0 है, ठीक है, उसके बाद तुमने उसको हीट किया 4 डिग्री तक, तो बताओ क्या होगा? वाटर कॉन्ट्रैक्ट आया होगा या एक्सपांड होगा? उसके बारे में बताओ। अब जारी बात है कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आइसक्रीम बनाओ, तो आइसक्रीम का वेट रहेगा कि नहीं? कुछ ना कुछ। और वेट क्यों है? क्योंकि सारे जो पार्टिकल है बर्फ वो सब आपस में करीब करीब जुड़े हुए हैं। करीब जुड़ने की वजह से सर पे ही पार्टिकल करीब जुड़ने की वजह से वो चीज तुम्हें कौन से फॉर्म में दिखाई दे रही है? सॉलिड फॉर्म में। जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं ना तब वो चीज तुमको कौन से फॉर्म में दिखाई देती है? लिक्विड। ओके,
तो अभी देखो नीचे ग्राफ है, उस ग्राफ में हम लोग देखेंगे क्या बिहेवियर हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जो नीचे वाला हिस्सा टेम्परेचर है, ये वाला हिस्सा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या बताता है? तो मान लेते एक ग्लास है, अब मान लो इस ग्लास के अंदर आधा पानी है, ठीक है। अब चिराग और समीर दोनों, अब मैं बोलूंगा चिराग को, पूछूंगा चिराग बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, तो चिराग बोलेगा सर इसका हाफ वॉल्यूम है, ठीक है, हाफ वॉल्यूम खाली है। अब मैं समीर से पूछूंगा, समीर बताओ इसका कितना वॉल्यूम हिस्सा बचा हुआ है, हिस्सा कितना वॉल्यूम है इसका, तो तुम बोलेंगे इसका हाफ वॉल्यूम हिस्सा भरा हुआ है। अब चिराग खाली हिस्से को बता रहा है, तुम भरे हुए हिस्से को बता रहे हो। तो सही कॉन्सेप्ट कौन बता रहा है? तो सही कॉन्सेप्ट चिराग बता रहा है। वॉल्यूम कैसे नापते पता है? कितनी जगह खाली है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल तुम लाते हो बिस्लेरी की बाहर से खरीद के, और मैं पूछूंगा बताओ चिराग समीर इस बॉटल में तो पानी भरा हुआ है, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, ज्यादा है या कम है? तो इसका खाली जगह कितना है, ज्यादा है कि कम है? कम है ना। तो खाली जगह से पता करते हैं कि किसी चीज का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा या कम। भरे हुए हिस्से को कभी नहीं देखते। समझ में आया? वॉल्यूम नापने के लिए। तो वॉल्यूम क्या होता है? किसी चीज के अंदर की गहराई, उसके अंदर कितनी जगह है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कुएं की बात कर रहा है, तो कुएं के अंदर हम लोग मुंडी के डाल के क्या बोलते हैं, अरे कितना गहरा है, तो उसकी गहराई एक्चुअली उसकी क्या होती है, उसका वॉल्यूम होता है। समझ में आया चिराग? अब यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो शुरुआत में देखो जब टेम्परेचर 0 डिग्री था, तब हमारा जो लिक्विड का वॉल्यूम कहाँ पर है, 10 पर है, 10 सेंटीमीटर पर ग्राम में। अब जैसे ही अपना टेम्परेचर 1 डिग्री पे हुआ, तो देखो बजाय वॉल्यूम एक्सपांड होने के लिक्विड क्या हो रहा है, लिक्विड का वॉल्यूम डाउन जा रहा है। जब तुमने टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस किया तो ऊपर जाना चाहिए ना, वॉल्यूम एक्सपांड होने की बजाय क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब तुमने 3 डिग्री किया तो और कॉन्ट्रैक्ट, और 4 डिग्री किया तो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब उल्टा ही प्रोसेस हो गया। यानी 0 से 4 डिग्री तक में, 4 डिग्री में तो ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन का बिहेवियर दे रहा है बनिस्बत 0 के, और 4 डिग्री से जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वापस देखो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, है ना। 6 डिग्री पे भी वॉल्यूम बढ़ा है, 7 पे और बढ़ रहा है, 8, यहाँ से तो इक्वली बढ़ रहा है दोनों साइड। इससे क्या पता चल रहा है कि बाकी डिग्री टेम्परेचर पे वॉल्यूम फैल रहा है गर्मी की वजह से, और 4 डिग्री में फैलने की वजह सिकुड़ रहा है। तो इसी बिहेवियर को एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। ग्राफ रीडिंग करना समझ में आया चिराग? ओके, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल दी है, इसे होप्स एपरेटस बोलते हैं। देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जरा देखते हैं। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ एनोमलस बिहेवियर होप एप, हाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इधर से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट करो ड्यूरिंग, अच्छा ये जो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की स्टडी ना हम होप एपरेटस से भी करते हैं। कैसे दिखता है वो देखते हैं, पर यहाँ पढ़ लेते क्या क्या लिखा है। हर एक टाइम इंटरवल में हम लोग टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर एक 30 सेकंड में। जो ऊपर का ग्राफ था ना वो 30 सेकंड पे था। हमने क्या किया, वाई और एक्स पे वगैरह वगैरह बनाया, ये नहीं पढ़ना। हम लोग डायरेक्ट अब नीचे का ग्राफ का हिस्सा पता है अपन लोग, ये होप एपरेटस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए ना पता किया गया कि ये एनोमलस बिहेवियर वाकई दिया जाता है, होता है पानी का कि नहीं होता है। तो इससे पता चला कि वाकई ये बिहेवियर देता है पानी। हाउ कैन वी एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन? तो ये इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर लोअर ड्यू टू, हम इस पहले ये एक्सप्लेन करते हैं बनाया कैसे क्या। तो बीच में एक पाइप है, एक लंबा पाइप है इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर पानी डाला गया है। तो ये हिस्सा दिख रहा है, ये वो पाइप है। उसके बाद उसके साइड में ना एक शेल्फ लगाई गई है जो पाइप से चिपकी हुई है, और उस पर आइस के ना बहुत सारे टुकड़े डाले गए, छोटा छोटा टुकड़ा करके आइस डाला गया। इधर पे ऐसा होल्स क्यों निकाला गया? जाहिर बात है आइस रहेगी बाहर को ओपन में तो ये पिघलते रहेगी, है ना। तो वही हो रहा है, आइस पिघल रही है क्योंकि खुले में कर रहे हैं ना एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ना इस पाइप के 2 सिरे में, ऊपर वाले सिरे में और नीचे वाले सिरे में थर्मामीटर लगाया गया टेम्परेचर चेक करने के लिए कि ये जो हमने लगाया ना बीच में, इसकी वजह से इसके टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहा है। ओके, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया वही हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ऊपर का जहां से ये कांटेक्ट में है, बर्फ के कांटेक्ट में, उधर का जो पानी है वो कितना टेम्परेचर है उसके पानी का, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी इस बर्फ की वजह से वो उस हिस्से का पानी जो कांटेक्ट में है वो एकदम ही ठंडा हो गया, फ्रीजेस फॉर्म में पहुंच गया। और जो हिस्सा कांटेक्ट में नहीं है, कौन सा हिस्सा कांटेक्ट में नहीं है, नीचे वाला हिस्सा, उसका टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब देखो, द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव डाउनवर्ड।
पर अभी प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमें पता है कि जो पानी है, तुमने देखा जैसे ही मम्मी अगर पानी गर्म करने रखती है गैस में, तो पानी ऐसा उबलता रहता है ना, बुड़क बुड़क बुड़क। तो ये उबलता ऐसे कैसे रहता है ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे ही उबलता है ना पानी। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं पता है क्या? बोलते हैं कि जो कोल्ड वाटर होता है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा मतलब उसका मास भारीपन ज्यादा होता है। और जो हॉट वाटर होता है ना, उसकी डेंसिटी मतलब उसका जो भारीपन है वो कम होता है। एग्जाम्पल लेते तुम्हारे घर में ये मशीन है बाथरूम में पानी गर्म करने की, चिराग ऑब्जर्व किया? अगर मान लो कि अभी तो मान लो अब तुम बाल्टी में पहले से पानी भरा हुआ है, उसके बाद तुमने नल से पानी स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब पानी पहले से भरा है, उसके बाद तुम गर्म पानी डाल रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हारी बाल्टी का सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही पानी का गर्म रहेगा, नीचे का पानी गर्म नहीं होता है। होता है ना ऐसा? ऊपर का हिस्से का पानी एकदम गर्म हो जाएगा और नीचे का पानी ठंडा ही रहता है। होता है कि नहीं? तो ये क्यों होता है? इसका रीजन है, जो गर्म पानी होता है वो हल्का होता है। अब लाइट वेट होने की वजह से वो नीचे तक जा ही नहीं पाता है। और जो कोल्ड वाटर होता है वो हैवी होता है। हैवी होने की वजह से वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है। समझ में आया? इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा? हाथ डाल के पानी को ऐसा शेक करना पड़ता है ताकि पूरे पानी का टेम्परेचर एक जैसा हो सके। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पानी हो रहा है ना, तो वो हैवी पानी कहाँ पर जा रहा है? डाउनवर्ड चला जा रहा है। समझ में आया? इसी तरह से यहाँ पे सर्कुलेशन होने पर जब सारा पानी 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, वो सारा के सारा पानी कहाँ पर जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। पर नीचे का जो टेम्परेचर वो कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस, बरोबर। और हमें पता है कौन सा पानी हैवी होता है? जो कोल्ड होता है, राइट? तो 4 डिग्री पे भी पानी इतना ठंडा है, 0 से भी ज्यादा ठंडा है, इसका मतलब। अंडरस्टूड? तो ये होप हाइपोथेसिस यही बता रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर 0 है, पर जो नीचे का जो पानी है ना, जो ऊपर नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि नीचे का पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। और 4 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी पानी कैसा प्रॉपर्टी होता है? उल्टा देता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज होगी, तो मान लो 2 पार्टिकल है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ चिपकना। जब कोई चीज ज्यादा चिपकेगी तो कम जगह में ज्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे, ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे तो उसका वेट भी बढ़ेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 डिग्री में ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके वजह से उसका वजन बढ़ जा रहा है और ज्यादा भारी पानी नीचे की तरफ ठहरा हुआ है। When the temperature of water start decreasing below 4 degrees, its volume increases। पर 4 डिग्री से जब डिक्रीज हो रहा है, मतलब 4 डिग्री से डिक्रीज होने का मतलब क्या है? 4 डिग्री से और कम हो रहा है, तो उसका बजाय डेंसिटी घटने के डेंसिटी बढ़ रहा है। तो जो 0 डिग्री का पानी है ना, ऊपर ही रहेगा हमेशा, और जो 4 डिग्री का पानी वो ऑलवेज नीचे होगा, क्योंकि पानी उल्टा बिहेवियर देता है। 0 डिग्री पे कम डेंस और 4 डिग्री पे ज्यादा डेंस, क्योंकि 0 डिग्री पे वो पानी थोड़ा बहुत एक्सपांड हो जाता है, 4 डिग्री पे वो एक्सपांड होता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अजीब बिहेवियर है कि नहीं? इसी वजह से तुमको थर्मामीटर में बदलाव दिखाई दे रहे, 0 डिग्री के और 4 डिग्री का। क्लियर है? तो ये साइंटिस्ट होप ने बताया था और उसने ये अपरेटस बनाया था। ये अपरेटस का एक्सपेरिमेंट तुम्हें रहेगा क्लास 10 में। अब इसी चीज को हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखो टेम्परेचर टाइम ग्राफ दिखा है, लेफ्ट साइड के पे क्या है? टेम्परेचर। लोअर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है। सिमिलरली यहाँ पे टाइम दिखाया गया है। अब जारी बात है, शुरुआत में तुम्हारा टेम्परेचर, जारी बात है नेचुरल स्टेट में हमारा टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है ना? तो यहाँ पे देखो 2 लाइन है। पहली लाइन क्या बता रही है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, होप एपरेटस में 2 थर्मामीटर लगे हैं ना। ये वाला थर्मामीटर कौन सा है? 0 डिग्री वाला। ये वाला थर्मामीटर 4 डिग्री वाला, राइट? तो 0 डिग्री में क्या हो रहा है? जब तुमने टेम्परेचर घटाया, आइस क्यूब डाला, तो वो 12 डिग्री से 10 मिनट के बाद वो 8 डिग्री हो गया, 15 मिनट के बाद वो 4 डिग्री हो गया, 4 डिग्री होने के बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद वो और घटा, क्योंकि तुम्हारा जो पानी है वो बर्फ के करीब है ना, तो वो घटता ही जाएगा। 45 मिनट में वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब दूसरा जो थर्मामीटर है वो तुमने डाउन पे लगा के रखा है, उसका टेम्परेचर पहले ज्यादा था, पर जैसे जैसे टाइम तुमने बढ़ाया वैसे वैसे उसका टेम्परेचर घटा और 4 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो रुक गया और जल्दी से वो 0 पे भी पहुंच जाएगा। अंडरस्टूड? तो 4 डिग्री वो टेम्परेचर है जो दोनों के दोनों पहुंच रहे हैं वहां पे जाके, है ना? अभी इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो बोलते हैं इसका इस्तेमाल फिश लोग करते हैं। एक्वाटिक जो प्लेस होते हैं ना, तुमने वहां पे ऑब्जर्व किया बिहेवियर? तुमने एक्वाटिक प्लेस पे ऑब्जर्व किया जहाँ पे बर्फीले इलाके होते हैं, वहां पर ऊपर बर्फ
चढ़ जाती है और नीचे का पानी स्टिल लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसा कैसे? जारी बात है, अपर की लेयर कांटेक्ट में किसके आती है? एटमॉस्फेयर के। अगर एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर की जो पानी है उसको बर्फ बना देती है, पर नीचे के पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच ही नहीं पाता है, बरोबर। इस बर्फ की चादर की वजह से जो नीचे का पानी है वो कभी और ज्यादा ठंडा हो ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो बर्फ नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से नीचे का पानी पूरा टाइम लिक्विड ही रहता है, जिसकी वजह से बर्फीले इलाके में भी जो पानी में मछली होती है ना वो जिंदा रहती है। समझ में आया? इसका एग्जांपल एक और देता हूँ। मान लो तुमने चाय लिया कप में, तो तुमने ऑब्जर्व किया तुम देर तक अगर चाय को हवा में रखोगे तो चाय के ऊपर ऐसा मलाई जम जाती है ना। तो मलाई क्या करती है, चाय को ठंडा नहीं होने देती है, एक चादर जैसी आ जाती है ना ऊपर मलाई की। दूध में भी तुमने ऑब्जर्व किया होगा, दूध को ठंडा करने लगते रहो ऊपर एक मलाई की चादर आ जाती है। वो चादर क्या करती है, दूध को ठंडा नहीं होने देती है, बराबर, हवा को अंदर नहीं जाने देती है। अंडरस्टूड? बिल्कुल वही चीज यहाँ पे हो रहा है। बर्फ की चादर की वजह से अंदर का जो पानी है वो और ठंडा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो बर्फ नहीं बन पाता है। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी क्या होता है? अबाउट 71% ऑफ अर्थ इज कवर विद वाटर ड्यू टू कांस्टेंट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, बिना टेम्परेचर के। मान लो अगर घर के किसी भी प्लेस पे अगर पानी पड़ा हुआ है तो वो पानी अपने आप भाप बन जाता है, बिना उसे गरम वरम कुछ किए, है ना। तो ऐसा प्रोसेस जो बिना टेम्परेचर बढ़ाए या घटाए होता है उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। ठंडी में भी देखो ना, कहीं सरफेस पे पानी पड़ा होगा तो अपने आप सूख जाता है, कि हम लोग उसको गर्म करते नहीं। तो ऐसे प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो बोलते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है वगैरह उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ डेली वेदर। बोलते हैं जो हवा में या एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है ना, वही बताता है कि हमारा डेली मौसम कैसा रहेगा। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक इट मॉइस्ट। बोलते हैं कि जो पानी जो प्रेजेंट है ना हमारी हवा में, वो हवा को मॉइस्ट कर देता है। द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो तुमने देखा न्यूज में आता है आज की ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई की हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है कम होती है? हाँ, चिराग होने की वजह से हमारी जो हवा में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हवा में वाटर वेपर बहुत होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा, मैं डायरेक्ट इधर जंप कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग डेफिनेशन ही देख लेते डायरेक्ट, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। सपोज अनसैचुरेटेड एयर, या अब अनसैचुरेटेड एयर क्या है, तो ये देखो ऊपर लिखा है, इफ द वेपर कंटेन एयर इज लेस। मान लो तुम्हारी जो एयर है उसके अंदर पानी कम प्रेजेंट है, तो ऐसी एयर को अनसैचुरेटेड एयर बोलते हैं। तो अनसैचुरेटेड एयर कहाँ पे मिलेगी? डिजर्ट एरिया में मिलेगी, है ना। या तुम जहाँ पे रहते हो राजस्थान, ये सब एरिया में क्या कैसी एयर रहती है, उसमें पानी कम होता है। तो जिस एयर में पानी कम रहेगा उसको अनसैचुरेटेड एयर बोलते हैं। अब ये अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज। अब जारी बार अनसर्टेन एयर, उसमें जारी बार पानी नहीं तो उसका टेम्परेचर कम ही होता है। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सर्टेन कंडीशन में उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है एंड अ टेम्परेचर रीच एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड विथ वेपर, दिस इज कॉल्ड अ ड्यू पॉइंट। बोल रहा है कि अगर तुमने देखा होगा डिजर्ट एरिया में क्या होता है, दिन में एयर काफी गर्म होती है और रात में एयर ठंडी हो जाती है। तो मान लो तुम्हारे पास एक बिना वाटर वेपर वाली एयर है, उसका कुछ ना कुछ सर्टेन टेम्परेचर है। अब उसका जो टेम्परेचर वो घटना शुरू हो गया और टेम्परेचर रीच हो रहा है एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड, और टेम्परेचर में जो बदलाव आ रहा है वो उस एयर में जो सैचुरेटेड वेपर है, सैचुरेटेड वेपर मतलब उसमें अनसैचुरेटेड मतलब पानी का कम होना, सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, पानी का प्रेजेंट होना। तो ऐसा कोई केस है जिसके अंदर हम किसी अनसैचुरेटेड एयर को सैचुरेटेड बना दे और उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दे, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? अब ह्यूमिडिटी पता करने का भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि मेरे जो मुंबई के एयर में कितना पानी प्रेजेंट है, तो ये फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। क्या है? एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेन इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन द वॉल्यूम इनटू 100। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये एग्जांपल्स नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम वो देख रहे हैं। यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट क्या होती है? जूल, ये ऐसा यूनिट है।
और CGS में इसकी यूनिट होती है कैलोरीज। द अमाउंट ऑफ हीट रेज टेम्परेचर 1 किलोग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट। सिमिलरली किसी अमाउंट ऑफ हीट को टेम्परेचर को के 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को बढ़ाने को 1 किलो कैलोरीज हीट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन देख लिए। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है जिसने हीट के बारे में एक्सप्लेन किया था, ये नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू शो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर अपीयर्स हीट एनर्जी। ओके, तो बोले जो पार्टिकल होते हैं ना, जब ये आपस में टकराते हैं तब हीट जनरेट होती है। इसने हीट को कन्वर्जन भी दिखाया वर्क में, क्योंकि हमें पता है हम कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी तो वो गर्म हो जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ जब कोई काम करते हैं तो हीट या एनर्जी जनरेट होती है। या वर्क का डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो हीट का भी डेफिनेशन सेम ही है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट के बारे में पता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए। मान लो ये वैक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, एक आयरन लिया, एक कॉपर लिया और एक लेड लिया है। अब तुम क्या करोगे, दो जो आयरन कॉपर लेड लिया, टेक 3 स्पेयर आयरन कॉपर लेड, पुट ऑल 3 स्पेयर इन, और क्या करना है मालूम, इन स्पेयर को गर्म करना है। ठीक है, गर्म करने के बाद इन स्पेयर को वैक्स में डाल दो। वैक्स में डालने के बाद देखो कौन ज्यादा वैक्स के अंदर गहराई में जाता है। तो तुमने ऑब्जर्व क्या किया, आयरन सबसे ज्यादा गहराई में गया, बाकी लोग कम गहराई में गए। तो इससे क्या पता चल रहा है? हाँ, वही हम पढ़ेंगे। तो मैं डायरेक्ट डेफिनेशन से समझते। इससे ये समझ में आ रहा है कि हर एक सब्सटेंस का हीट को एब्जॉर्ब करने का टेम्परेचर अलग अलग होता है। ये ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया इसलिए इसने ज्यादा पिघलाया वैक्स को। कॉपर ने कम हीट को अपने अंदर लिया इसलिए इसने कम पिघलाया। लेड ने उससे भी कम हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाया। ये ज्यादा गर्म क्यों हो पाया? क्योंकि इसने अपना, इसमें क्षमता है, इसमें मीडियम क्षमता है, इसमें कम क्षमता है ना। तो स्पेसिफिक हीट क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मास 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए रहती है उसको ही स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट की जो हीट की क्षमता फिक्स होती है, तो मैं बोलूंगा हर एक ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट फिक्स होती है। समझ में आया स्पेसिफिक हीट क्या है? तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिए और ये भी बताया कि हर एक की एक स्पेसिफिक हीट होती है। इससे ज्यादा वो गर्म नहीं हो सकते, बरोबर। इससे ज्यादा करोगे तो कोई फायदा नहीं, वो इतने में गर्म में ही रुक जाएंगे। अंडरस्टूड? अब स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है। देखो ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हीट एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट की हीट एनर्जी, उस ऑब्जेक्ट का वजन कितना है, दूसरा सी क्या यहाँ पे मास को बता रहा है, एम यहाँ पे क्या बता रहा है, नहीं सी इसकी स्पेसिफिक, पहला तो उसका कितना वजन है, दूसरा उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है उस पर निर्भर करता है। समझ में? अभी ऐसा है कि मान लो कि चिराग और समीर, तो स्टडी कौन ज्यादा कर सकता है, वो उसका, मैं बोल सकता हूँ उसकी बर्दाश्त की ताकत को बताता है, राइट। तो बिल्कुल बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट में भी क्वालिटी होती है। हर एक ऑब्जेक्ट का मास और मास के बेस पर वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और कितना अपना टेम्परेचर बढ़ा सकता है वो अलग अलग होता है। इन द सेम वे इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सी, सी क्या है, इस ऑब्जेक्ट की हीट है, मास एम है और टेम्परेचर जो डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है वो डेल्टा टी। ओके, तो कितनी एनर्जी ऑफ हीट लॉस होगी उसका फॉर्मूला यही है। ये फॉर्मूले के जरिए एनर्जी कितनी ये लूज कर सकता है वो बताता है। हीट एक्सचेंज नाम से ही पता चल रहा है। हीट एक्सचेंज कैसे होगी, हीट एक्सचेंज का मतलब हीट का ट्रांसफर कैसा होता है वो हमें बता रहा है। तो बोलते हैं कि हीट हमेशा हॉट से, गर्म से ठंडे की तरफ ट्रैवल होती है। तुमने देखा मम्मी जब किचन में खाना बनाती है तो पहले चम्मच का ये वाला हिस्सा गर्म होता है, उसके बाद वो गर्म हिस्सा ऊपर तक पहुंच के मम्मी के हाथ तक पहुंच जाता है ना। तो हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रैवल करती है। तो बोलता है जितना हिस्सा हॉट होगा उतना हिस्सा ही कोल्ड रहता है, मतलब एनर्जी जितनी लॉस हॉट से होगी ना उतनी ही एनर्जी कोल्ड की तरफ गेन होगी। समझ में आया? इसको ही प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट को मेजर कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है। कितनी हीट लॉस हुई, मान लो तुम्हारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो पहले ये देखेंगे कि सॉलिड ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट लॉस किया, कितनी हीट बाहर दिया। तो डिपेंड करता है कि उसने कितनी हीट गेन किया।
है ना। हीट गेन बाय द वाटर इन कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिसके अंदर एक सॉलिड कप होता है कॉपर का और उसके अंदर पानी डाला जाता है। ओके, तो ये कॉपर कितना हीट लॉस करेगा वो डिपेंड करता है हीट गेन बाय वाटर। ये जो पानी तुमने डाला है ना, उस पानी का कितना हीट उसने अपने साथ रखा है। और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर मतलब जिस बॉक्स के अंदर तुमने ये रखा है वो कितना हीट को और गेन कर सकता है। समझ में आया। हीट लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है मान लो कॉपर, वो कितना लॉस करेगा वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर और दूसरा उसकी स्पेसिफिक हीट पर और वो कितना टेम्परेचर डिक्रीज करा उस पर। ये वाला पार्ट तो पढ़ चुके हैं, ऊपर वाला पार्ट नया था। सिमिलरली हीट गेन बाय वाटर, मान लो अगर मैं सिर्फ लिक्विड पानी की बात करूं तो कोई पानी कितना हीट गेन कर सकता है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास पानी कितना है, उसके बाद उसकी हीट कितनी है, उसके बाद उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है। मान लो अगर चिराग को नहाने जाना है तो मेरे को इतना पानी लेना पड़ेगा, इतने पानी को हीट करना आसान है। अब घर में बोलेंगे अरे चिराग के बाद समीर भी जाएगा नहाने, तो ऐसे में मम्मी क्या करेगी, ज्यादा पानी डालेगी। अब ज्यादा पानी डालेगी तो उसको गैस में गर्म होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, यानी मास बढ़ने की वजह से उसकी स्पेसिफिक टेम्परेचर बढ़ने में भी टाइम लगेगा ना। नेक्स्ट क्या है, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर की बात करें तो कैलोरीमीटर ये डिवाइस की बात कर रहा है, उसके अंदर फिर डिपेंड करता है कितना मास डाला गया है, उसका स्पेसिफिक क्या है और कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना हीट लॉस करेगा वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट का कैलोरीमीटर का हीट कितना उसने गेन किया है और उसके अंदर मौजूद वाटर ने कितना हीट गेन किया है। मतलब क्या है, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का हीट पता करना है तो मुझे वाटर और उस ऑब्जेक्ट को कितना गर्म हो रहा है उन दोनों का टेम्परेचर पता करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट खत्म और यहाँ पे अपना चैप्टर भी खत्म। ओके, तो ये क्लियर था ये कॉन्सेप्ट चिराग?